हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज। तो ये होने वाला है आपका मिनी मॉक फॉर योर पेपर 2 मैनेजमेंट। देखिए, आपका कॉमर्स का एक लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं जो मैनेजमेंट के सिलेबस में भी हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर मिनी मॉक में हमारा फोकस उन टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है जो आपके सिलेबस में कॉमर्स से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाला जो लेक्चर था वो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए ही रेलिवेंट था। तो आज हमारा उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस होने वाला है जो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के सिलेबस में मेंशन्ड है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके अलावा वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एज वेल, राइट। तो इस तरह के टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में यू विल गेट चांस टू विन गिफ्ट वर्थ ₹500। हाउ यू कैन विन दिस गिफ्ट ऑफ वर्थ ₹500? लेट मी टेल यू। स्टूडेंट्स, अगर आप सेशंस को पहले भी अटेंड कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि इन गिफ्ट्स को आप कैसे जीत सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 ऐसे होंगे जिनका सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे ₹250, यानी कि एक क्वेश्चन के ₹250। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले गिफ्ट कार्ड वाले क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको ₹250 मिलेंगे, उसको गिफ्ट कार्ड मिलेगा। ठीक है, वो 2 क्वेश्चंस कौन से होंगे ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो आउट ऑफ 30 देयर विल बी 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर करने के ऊपर आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा। और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल एवे स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। So before starting our mini mock, I am presenting a quote for you. Keep going. Each step may get harder, but don't stop. The view at the top is ब्यूटीफुल। देखिए, जब भी हम किसी जर्नी में होते हैं बहुत बार हमें यह लगता है कि हमारा हर जो स्टेप है, जो भी स्टेप हम ले रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत हार्डर हो गया है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, बिकॉज द व्यू एट द टॉप इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इट इज पॉसिबल कि एग्जाम की तैयारी करते करते हमें बहुत बार ये लगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई है, हमारा हर स्टेप काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। बर्नआउट कई बार हम फील करते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। लेकिन हमें रुकना नहीं है, बिकॉज द व्यू एट द टॉप इज ब्यूटीफुल। जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, right, you will get success, and at that time you will feel really great and you will feel proud of yourself, right? So with this quote, let's start our today's session. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का सवाल है। देखिए, हमारी असर्शन कह रही है स्ट्रांगली हेल्ड वैल्यू सिस्टम्स रेयरली चेंज येट रिमेन फ्लेक्सिबल टू हैंडल चेंजेस इन स्ट्रेटजी और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस सच एज कंपटीशन और द इकोनॉमी। और इसका रीजन दिया हुआ है इन 21st सेंचुरी द कंपनीज फोकस इज ऑन बिल्डिंग अ वैल्यू सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन विच शोज अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ESG कल्चर विच मीन्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारी असर्शन क्या कह रही है। असर्शन हमारी कह रही है कि जो स्ट्रांगली हेल्ड वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, जो काफी स्ट्रांग हमारा वैल्यू सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो रेयरली चेंज होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा एक स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसकी पॉलिसी है, उसकी ये वैल्यू है कि वो इंटीग्रिटी के ऊपर काम करेगी। इंटीग्रिटी उनकी एक वैल्यू है, तो वो इंटीग्रिटी को चेंज नहीं करेंगे, राइट। लेकिन जो उनका वैल्यू सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल भी रहेगा, सो दैट अगर उन्हें स्ट्रेटेजी में कोई चेंज करना है या फिर कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, कंपटीशन को फेस करना है या फिर इकोनॉमी में कोई चेंज हुआ है, तो इन इन्फ्लुएंसेस के साथ अगर उसे डील करना है तो उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल भी रहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रांगली हेल्ड वैल्यू सिस्टम है वो रेयरली चेंज होते हैं, लेकिन इतने फ्लेक्सिबल भी होते हैं कि अगर हमें आउटसाइड किसी चैलेंज से डील करना है तो हम उसके साथ कर पाए, राइट। और रीजन हमारा कह रहा है कि 21st सेंचुरी में कंपनीज का जो फोकस है वो ऐसे वैल्यू सिस्टम को बिल्ड करने के ऊपर है जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाए टू द ESG कल्चर। तो देखिए, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ESG ये एक नई टर्म यूज आज की डेट में होती है, आपको याद रखना है। ESG का बेसिकली मतलब होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत ज्यादा साउंड है, जो इथिकल तरीके से काम करती है। ऐसी कंपनी जो
सोसाइटी का भी साथ में ध्यान रखती है, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से फुलफिल करती है, और एनवायरमेंट को भी डिप्लीट होने से बचाती है, यानी कि एनवायरमेंट के लिए भी काम करती है। तो इसको हम बोलते हैं ESG कंसेप्ट। एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, और हमारी जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारा जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अप्रोचेस हमें दी हुई हैं, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, सोशल एक्शन अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। सो इनको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू मैच। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले दिया गया है असाइंस एन एक्टिव रोल टू द एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो एक्टिव रोल असाइन करती है टू द एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये कौन सी अप्रोच करती है? ये हमारी सोशल एक्शन अप्रोच करती है। ठीक है। इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स आर सेंट्रल रियलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बट ओपन कन्फ्लिक्ट्स आर अनकॉमन। सो इंडस्ट्रियल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सेंट्रल रियलिटी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, लेकिन जो ओपन कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉमन नहीं है। ये किसने कहा? ये मार्क्स ने कहा था। सो 2 के साथ हम बी को मैच करेंगे। जो मैनेजमेंट की सक्सेस है वो इस डिपेंड करती है कि वो अपने इंप्लॉयज के साथ, जो भी उसके पीपल हैं उनके साथ किस तरह से डील करती है। बहुत आसान था इसको मैच करना। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड द बिहेवियर, एक्शंस एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल्स आर शेप्ड बाय कल्चर्स ऑफ द सोसाइटी। तो कौन सी हमारी अप्रोच कहती है कि जो भी बिहेवियर है, जो रोल है इंडिविजुअल के, वो कल्चर जो है सोसाइटी का उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये है हमारी सिस्टम अप्रोच। तो इसलिए जो राइट मैच हमारा बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, 1 के साथ सी, 2 के साथ वी, 3 के साथ ए एंड 4 के साथ डी। नाउ लेट्स डिस्कस दीज अप्रोचेस। तो सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम अप्रोच। देखिए सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया था जेपी डॉनलप ने, आपने याद रखना है, इन 1958, राइट। ये अप्रोच कहती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट सोशल सिस्टम का पार्ट होते हैं, और जो भी उनका कल्चर है सोसाइटी में, उनके जितने भी रोल्स हैं, एक्शन, बिहेवियर हैं, वो उनसे शेप्ड होते हैं। इसके बाद है हमारी सोशल एक्शन अप्रोच। तो सोशल एक्शन अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशंस को व्यू करती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल का क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल एक्शन अप्रोच जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को व्यू करती है। ये अप्रोच कहती है कि जितने भी हमारे एक्टर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अलग अलग मोटिवेशंस होती हैं, राइट। सो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कंसिडर करती है सोशल एक्शन अप्रोच। इसके बाद है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो कार्ल मार्क्स ने भी अपनी एक अप्रोच दी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स हैं ये सेंट्रल रियलिटी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, लेकिन जो ओपन कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अनकॉमन है। सो इन्होंने कहा कि ओपन कन्फ्लिक्ट्स कॉमन नहीं होते हैं, वो अनकॉमन है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स हैं ये एक सेंट्रल रियलिटी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। इन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को व्यू किया एज ए क्लास स्ट्रगल की, जो भी वर्कर क्लास है उसका स्ट्रगल होगा, राइट। जो भी डिफरेंसेस है बिटवीन द वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट, उसकी वजह से स्ट्रगल होगा, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होगा, ये मार्क्स ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कहती है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हमारा सेंट्रल पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपने जो इंप्लॉयज हैं उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, इंप्लॉयज को किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुल होगी, राइट। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, ये इंप्लॉयज के बारे में बात करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स कौन से इमर्जिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पैराडाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। इथिकल एचआरएम, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, वैल्यू बेस्ड एचआरएम या फिर ग्रीन एचआरएम। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, काफी आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनर्जी को सेव करने के लिए उस तरह के सिस्टम्स को ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना रादर देन सेंडिंग पेपर नोटिसेस, बेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, राइट। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस इंक्रीज करना इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारे हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4।
क्या होता है ग्रीन एचआरएम? ग्रीन एचआरएम का मतलब होता है हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हैं और ह्यूमन रिसोर्स जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना, यानी कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं उनमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को लेकर के आना, उसको हम बोलते हैं ग्रीन एचआरएम। ग्रीन एचआरएम का फोकस होता है कि जितने भी हमारे इंप्लॉयज हैं हर इंप्लॉय सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करे और अवेयरनेस और कमिटमेंट दिखाए टुवार्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, राइट। सो मेन पर्पस क्या है ग्रीन एचआरएम का? मेन पर्पस ग्रीन एचआरएम का होता है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसको रिड्यूस करना। इसके लिए बहुत सारे तरीके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनाए जाते हैं, जैसे कि पेपर वर्क को कम करना, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से करना, डस्टबिन्स ऑर्गेनाइजेशन में लगाना। तो हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं उससे जितना भी एनवायरनमेंट को हार्म हो सकता है उस हार्म को कम करने के लिए जितनी भी प्रैक्टिसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। Our next question is value chain analysis divides the activities of an organization into two categories, primary and secondary activities. Select the primary activities from the list given below. So देखिए value chain analysis हमारा एक concept है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को दो एक्टिविटीज में डिवाइड करता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। आपको नीचे दी गई एक्टिविटीज में से बताना है कि कौन सी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो एक्टिविटीज हमारे पास यहाँ पर मेंशन है, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज, ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो देखिए हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज एंड ऑपरेशंस, ये तीनों ए बी एंड सी ये हैं हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज, राइट। एंड प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये है हमारी सेकेंडरी सर्विसेज, राइट। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी ओनली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू चेन एनालिसिस में जिसको माइकल पोर्टर ने दिया है, दो तरह की एक्टिविटीज बताई गई हैं, प्राइमरी वैल्यू एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिनको हम स्पोर्ट एक्टिविटीज भी बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारा क्या क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। तो देखिए ये एक तरह से जिस तरह से हम एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी के कंटेक्स्ट में इन सभी एक्टिविटीज को दिया गया है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि आप रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, राइट, फिर प्रोडक्ट को ऑपरेशंस में डेवलप करोगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसकी मार्केटिंग करोगे और कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करोगे, राइट। इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी होंगी जो इन एक्टिविटीज को करने में हमारी हेल्प करेंगी, राइट। जो भी हमारी ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं इनको करने में हमारी कुछ एक्टिविटीज हेल्प करेंगी। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी? हमारा फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इनमें से कोई भी एक्टिविटी करनी है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, राइट। आपके पास इंप्लॉय होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और आपके पास प्रोक्योरमेंट प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोक्योर करने में। सो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरएम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, ये हो जाएंगी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज और ये 5 हमारी हो जाएंगी प्राइमरी एक्टिविटीज। तो नंबर भी याद रखना है, 5 हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और 4 हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। Our next question is directional strategies, portfolio strategies and deciding allocation of resources are part of। तो आपको बताना है कि जो हमारी directional strategies होती हैं, portfolio strategies होती हैं और resources को किस तरह से allocate करा जाए, इस तरह की strategies होती हैं, ये किसका part है? Corporate level strategies, business level strategies, functional level strategies या फिर operational level strategies? So very easy question. What will be the right answer of this question? कौन से रिसोर्सेज को हमें कहां पे लगाना है, क्या हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो होना चाहिए और किस तरह की ओवरऑल डायरेक्शन हमें चाहिए अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ये सारी स्ट्रेटजीज हमारी बनाई जाती हैं एट दी टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। ये तीनों ही हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज हैं। हमारी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एक बेसिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हमें जाना कहाँ है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ओरिएंटेशन है वो ग्रोथ हो सकती है कि हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, या फिर कंपनी का फोकस स्टेबिलिटी के ऊपर हो सकता है कि हमें स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, या फिर कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, आप रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी होती है इसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो एक बेसिक डायरेक्शन कंपनीज के इंप्लॉयज को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, सो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी
बेसिकली इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हमारे सर्विसेज क्या होंगी, कौन कौन से सेगमेंट्स में हम ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी है हमारी जो ओवरऑल एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम जो रिसोर्सेज प्रोक्योर करेंगे, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, उन रिसोर्सेज को किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे अपने सेगमेंट्स में एलोकेट करेंगे, राइट। जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी, राइट। तो ये हमारे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट पहली हमारी कह रही है कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू रिड्यूस इट इनपुट कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन इनपुट इट इज नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एंड स्टेटमेंट 2 इज व्हेन द फर्म परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इट्स ओन कस्टमर, फॉर एग्जांपल distribute its own products to lower distribution cost or ensure better service quality to the customers, it is known as backward integration। So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमारी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगी। क्यों इनकरेक्ट हो जाएंगी? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स को यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, राइट। तो जब कोई कंपनी अपने जो भी उनकी इनपुट होता है, जो भी उनका रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए, तो इसको बेसिकली हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, ना कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और जब एक कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है उनको खुद परफॉर्म करती है, अपने कस्टमर के ज्यादा क्लोज जाती है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो उल्टा इन दोनों स्टेटमेंट्स को दिया गया है। ये हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी रिप्रेजेंट कर रही है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को, इसलिए राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये हमारी पार्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के। वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी एक ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनीज या तो अपने जो इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उनको कंट्रोल करती है या फिर अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है, राइट। तो जैसे मान लो एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, एक पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट कर रही है, किसी भी सेक्टर की कंपनी है, तो कोई भी कंपनी क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल लेगी किसी न किसी वेंडर से, राइट। उस रॉ मटेरियल को वो प्रोड्यूस करेगी अपनी यूनिट पे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द एंड कंज्यूमर, राइट। तो यहाँ पर कंज्यूमर है, यहाँ पर आपका सप्लायर है और यहाँ पर कंपनी है, राइट। तो जब भी कंपनी अपने सप्लायर को कंट्रोल करेगी या फिर जो भी रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज उनको कंट्रोल करेगी, रॉ मटेरियल को खुद प्रोड्यूस करेगी, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पर पीछे की तरफ जा रहे हैं, राइट। और जब भी कोई कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को खुद परफॉर्म करेगी, अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल में, उनको अपने कंट्रोल में पूरी तरह से लेकर के आएगी, अपने कंज्यूमर्स की तरफ मूव करेगी, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं, कंज्यूमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। Our next question is which of the following is a recent example of horizontal merger? तो इन चारों में से आपको बताना है कि horizontal merger का एग्जांपल कौन सा है, रिसेंटली ही ये न्यूज में था। आपके ऑप्शंस हैं मिंत्रा एंड जेवांग, इंडिया सीमेंट एंड राशि सीमेंट, पीवीआर एंड आइनॉक्स लेजर, एंड फोर्थ इज फ्रीचार्ज एंड स्नैपडील। तो देखिए अगर आप बिजनेस न्यूज देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आंसर कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बताइए रिसेंट एग्जाम्पल कौन सा है हॉरिजॉन्टल मर्जर का। सो इस क्वेश्चन का देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज पीवीआर एंड आइनॉक्स लेजर। ये एक रिसेंट एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मर्जर का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल मर्जर होता क्या है? देखिए हॉरिजॉन्टल मर्जर में दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिल जाती हैं और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन सेम काइंड की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि रिसेंट ही एग्जांपल इसका हमें देखने को मिला पीवीआर एज वेल एज आइनॉक्स लेजर। दोनों ही कंपनीज जो है वो थिएटर बिजनेस में है, राइट। सो इसी ईयर मार्च 27 की ये न्यूज है जब पीवीआर और आइनॉक्स लेजर ने अनाउंस किया कि इन दोनों का मर्जर हो जाएगा, राइट। और इन दोनों का मर्जर ये क्यों कर रहे हैं? इन दोनों आपस में मर्जर इसलिए कर रहे हैं सो दैट जो भी
अपॉर्चुनिटीज हैं ये उनको टैप कर सकें इन द टीयर 3, टीयर 4 एंड टीयर 5 सिटीज। तो थिएटर बिजनेस की ये दोनों ही कंपनीज हैं, तो इन दोनों कंपनीज का आपस में मर्जर होने जा रहा है और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। जब सेम काइंड की बिजनेस एक्टिविटीज करने वाली फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, और ये रिसेंटली न्यूज में था, रिसेंट न्यूज है, इसी ईयर की न्यूज है, तो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखना है पीवीआर एंड आइनॉक्स लेजर का मर्जर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज मेंशन है। रिटेन और इंक्रीज प्रोडक्ट्स मार्केट शेयर, डोमिनेट ग्रोथ मार्केट्स, रिकॉग्नाइज of mature market by driving out competitors, D is increase existing customer uses। तो ये एक्टिविटीज एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स में मेंशन कौन सी स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करती है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है हमें एग्जिस्टिंग मार्केट में ग्रो करना है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ। सो अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ आप ग्रो करना चाहते हो तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है उसे या तो आपको रिटेन रखना पड़ेगा या फिर उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके मार्केट में जो भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है आपको उनको डोमिनेट करना पड़ेगा, राइट। आपको कंपटीटर्स को आउट करना पड़ेगा मार्केट से। अगर आप कंपटीटर्स को मार्केट से आउट कर दोगे तो उनके कस्टमर्स भी आपके हो जाएंगे, आपकी सेल्स वहां से बढ़ जाएगी, आपका मार्केट शेयर वहां पे बढ़ जाएगा, राइट। जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर का यूजेस है उसको अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो उससे भी आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ग्रो कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में ग्रो करना है तो ये सारी स्ट्रेटजीज उसके लिए फॉलो करी जाती हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मार्केट पेनिट्रेशन। सो एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 4 तरह की स्ट्रेटजीज मेंशन है। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। So, जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में ग्रो करना चाहते हो तो इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि एग्जिस्टिंग जितना भी हमारे पास मार्केट है उसको हम और ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे, राइट। जब एग्जिस्टिंग मार्केट में आप नया प्रोडक्ट लेकर के आते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आप नए मार्केट में जाते हो तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट। जब आपका मार्केट भी बिल्कुल नया है और एक नया प्रोडक्ट आप लेकर के आ गए हो जो आपके पास पहले से नहीं था तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। और मोस्ट रिस्की स्ट्रेटजी इसमें कौन सी होती है? सो डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट रिस्की स्ट्रेटजी। So students, your gift card question is coming very soon. So keep answering all the questions in the chat box. So our next question is Tata Group comprises more than 100 companies in various categories like consumer products, information systems, telecommunication, engineering, automobiles, steel and chemicals. This belongs to which category of diversification? So देखिए बताया गया कि टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही हैं। इसे हम किस टाइप की डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे? कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, vertical diversification या फिर concentric diversification? So what will be the right answer of this question? So देखिए जैसे कि टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज है, डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको हम किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। So, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है एक नए मार्केट में और अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो करंट ऑफरिंग से सिमिलर है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जब एक पर्टिकुलर कंपनी एक नया प्रोडक्ट एक एंटायरली न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देती है, डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जब कंपनी नई प्रोडक्ट लाइंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती हैं और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं नए प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर एक पर्टिकुलर कंपनी सोप्स सेल कर रही है तो सोप्स सेल करने के साथ साथ अगर वो कंपनी जो है वो कॉफी बेचना भी स्टार्ट कर देती है तो जो कस्टमर कॉफी परचेज कर रहा है वो सोप भी परचेज करता होगा, राइट। तो आप ऐसी प्रोडक्ट लाइंस को अपने बिजनेस में ऐड करोगे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए अप्रोप्रिएट होंगे, राइट। नेक्स्ट इज वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो जब आप अपनी सप्लाई चेन में
ऊपर या नीचे मूव करते हो तो उसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन या फिर वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, राइट। फॉर एग्जांपल आप मान लो एक एफएमसीजी कंपनी हो, एक एफएमसीजी कंपनी है और वो एफएमसीजी कंपनी क्या करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसके हेल्प से वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो उस लॉजिस्टिक्स कंपनी को उसने एक्वायर कर लिया, या फिर जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसको एक्वायर कर लिया, तो इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन को हम बोलेंगे वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आपको मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज यहाँ पर मेंशन है, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज, इंटेंसिव स्ट्रेटजीज, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और ये था देखिए हमारा गिफ्ट कार्ड क्वेश्चन। तो जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया है उसको मिलेगा ये गिफ्ट कार्ड। रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कल एवरी स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए पढ़ते हैं इन स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया था, दीज स्ट्रेटजीज आर इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस बाय सेलिंग लॉस मेकिंग यूनिट्स। तो अगर आपका बिजनेस लॉस मेकिंग है और आप लॉस मेकिंग बिजनेस को सेल कर देते हो या फिर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हो, तो इस तरह की स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजी, यानी कि हम डिफेंड कर रहे हैं खुद को, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपैंड बिजनेस इफ करंट प्रोडक्ट लाइन इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, तो एक्सपैंड हम बिजनेस को कब करते हैं, बिजनेस को हम एक्सपैंड करते हैं इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, राइट। Next is when used when company wants to expand its business and increase its market share but not to diversify। तो जब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहती है, लेकिन डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहती, तो उस केस में क्या यूज करेगी, उस केस में इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज यूज करेंगी। ये वर्टिकल भी हो सकती है या फिर फॉरवर्ड भी हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट इज दीज स्ट्रेटजीज रिक्वायर ह्यूज एफर्ट्स टू इंप्रूव द कंपिटिटिव पोजीशन ऑफ द फर्म। सो कंपिटिटिव पोजीशंस को इंप्रूव करने के लिए जिन स्ट्रेटजीज का कंपनीज यूज करती हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव स्ट्रेटजीज। सो राइट मैच हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 1C, 2D, 3B एंड 4A। तो देखिए सभी स्ट्रेटजीज को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, आप पीडीएफ से इन स्ट्रेटजीज को यहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इस गिफ्ट कार्ड को मिस कर दिया है तो अभी आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, अभी एक और गिफ्ट कार्ड आएगा, उस क्वेश्चन का सही जवाब करके आप गिफ्ट कार्ड को जीत सकते हो, राइट। सो कीप आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। Our next question is arrange the following steps used in formulating corporate strategies in correct sequence। तो फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो कर जाते हैं उनको आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। आपके ऑप्शंस हैं डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन, बी इज डिफाइनिंग द बिजनेस, सी इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, D is internal appraisal of the firm, E is setting corporate objectives and F is formulating corporate strategies। So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान से पढ़िएगा, आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। सो देखिए ये सभी स्टेप्स को यहाँ पर सीक्वेंस में ही दिया हुआ था। तो जब आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने मिशन को डिफाइन करोगे। आपको पता तो होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मिशन होता क्या है, मिशन इज द रीजन व्हाई कंपनी एग्जिस्ट। सो एक कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, तो सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, आपको अपना मिशन को डिफाइन करना है। जब आपने मिशन को डिफाइन कर लिया, अब आप डिफाइन करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, राइट। कौन सा बिजनेस करना है, जब आपको ये क्लियर हो गया तो उस बिजनेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने के बाद आप इंटरनल अप्रेजल करोगे फॉर्म का कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, राइट। उन रिसोर्सेज के बेस के ऊपर आप अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करोगे, राइट। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करने के बाद आप स्ट्रेटजीज बनाओगे उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो इसलिए हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगी दैट विल बी ABCDEF।
Our next question is consider the following statements about BCG matrix and mark the correct ones। तो जो भी statements यहाँ पर correct हैं related to BCG matrix उनको आपको यहाँ पर mark करना है। आपके पास 4 statements हैं, इनको अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सी statements correct हैं with respect to BCG matrix। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज ए एंड बी ओनली। देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, इट इज यूज टू कैटेगराइज वेरियस बिजनेस इन ए फर्म्स पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। तो बिल्कुल सही बात है, बीसीजी मैट्रिक हमारे जो बिजनेस पोर्टफोलियो होता है उसके एनालिसिस का एक टूल है और मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने पोर्टफोलियोज को सेटअप करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टार रेफर्स टू एसबीयू यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट विच इंजॉय हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ। सो हाई ग्रोथ मार्केट में हाई मार्केट शेयर एंजॉय हमारा स्टार करता है। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। सी स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि क्वेश्चन मार्क रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट विच हैव एंजॉयड एक्सेप्शनल सक्सेस इन द मार्केट। तो देखिए जब हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है उस टाइम पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्वेश्चन मार्क की स्टेज में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क ने एक्सेप्शनल सक्सेस अभी तक एंजॉय नहीं करी होती है। कैश काउ इज द वन वेयर द एसबीयू इज एक्सपीरियंसिंग लो मार्केट शेयर बट इट इज एन इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग एट एक्सपोनेंशियल रेट। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। कैश काउ क्या होता है? कैश काउ होता है जहां पर हमारा जो मार्केट शेयर है बहुत ज्यादा हाई है लेकिन जो मार्केट की ग्रोथ रेट है वो कम हो चुकी है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं कैश काउ। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ए एंड बी ओनली। सी एंड डी जो स्टेटमेंट्स है हमारी ये गलत है। तो देखिए ये है हमारा बीसीजी मैट्रिक जिसमें हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। तो स्टार क्या होता है? जहां पर मार्केट ग्रोथ रेट हाई है और हमारा मार्केट शेयर भी हाई है, राइट? तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसके अलावा कैश को क्या होता है? कैश को वो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो होता है जो हमें कैश जनरेट करके देता है। कैश हमें कैसे जनरेट करके देता है? क्योंकि ये जो मार्केट हमारा सेगमेंट है, जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है, यहाँ पर मार्केट की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो चुकी है। अब मार्केट की ग्रोथ रेट कम हो चुकी है तो नए कंपटीटर्स नहीं आएंगे, हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है तो इसलिए हम यहां से कैश जनरेट कर पाते हैं, राइट? डॉग डॉग हमारा वो सेगमेंट होता है जहां पर हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी कम है और मार्केट की ग्रोथ रेट भी कम है, तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को तो हमें बंद ही कर देना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क हमारा वो बिजनेस पोर्टफोलियो होता है जिसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है हमारा वो कम है और मार्केट ग्रोथ रेट काफी ज्यादा हाई है। तो जनरली हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर जब हमारा प्रोडक्ट होता है तो उस टाइम पर वो क्वेश्चन मार्क की स्टेज में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप का हमारा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेआउट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आपको यहाँ पर मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, हाइब्रिड लेआउट एंड फिक्स्ड पोजीशन लेआउट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैच करके बताइए बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, ऑल रिसोर्सेज सच एज लेबर, टूल्स एंड मशीनरी यूज्ड आर स्टेशनरी। तो जहां पर हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी लेबर हैं, टूल्स एंड मशीनरी है, वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर रखे होते हैं, वहीं पर रह के हमें काम करना होता है। तो बहुत आसान है मैच करना, उसको हम क्या बोल देंगे? फिक्स पोजिशन लेआउट। ग्रुप, वर्क स्टेशन और डिपार्टमेंट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। तो जहां पर हम वर्क स्टेशंस को, डिपार्टमेंट्स को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रोसेस लेआउट, राइट? मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडॉप्ट करा जाता है। तो जब भी हमें प्रोडक्ट्स की मास मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो उसके लिए हम अडॉप्ट करते हैं प्रोडक्ट लेआउट को। और असेंबली लाइंस आर गुड एग्जांपल्स। तो देखिए असेंबली लाइंस आर गुड एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड लेआउट। हाइब्रिड लेआउट में हमारे जो प्रोडक्ट लेआउट है और जो प्रोसेस लेआउट है, इन दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, 1 के साथ बी, 2 के साथ सी, 3 के साथ डी एंड 4 के साथ ए।
Our next question is when the customer enters one line and then switches to a different one in an effort to reduce the waiting time is known as। जब भी एक कस्टमर एक लाइन में खड़ा है वो दूसरी लाइन की तरफ स्विच कर जाता है इस उम्मीद से कि उसका टाइम कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? जॉकिंग, रेंजिंग, बॉकिंग या फिर नन ऑफ द एबव। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज नोन एज जॉकिंग। सो जब भी एक कस्टमर एक लाइन में खड़ा है, जब वो किसी दूसरी लाइन की तरफ स्विच कर जाता है इस उम्मीद से कि उसका जो टाइम है, वेटिंग टाइम है, वो कम हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम बोलते हैं जॉकिंग। सो तीन तरह के बिहेवियर हमें क्यूइंग में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जॉकिंग, रेंजिंग एंड वॉकिंग। सो जॉकिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब इस उम्मीद से दूसरी लाइन में स्विच कर जाना कि हमारा जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, उसको हम जॉकिंग बोलते हैं। रेंजिंग का मतलब है कस्टमर एंटर्स द लाइन बट डिसाइड्स टू लीव बिफोर बीइंग सर्व्ड। तो एक कस्टमर ने लाइन में एंटर किया, वो लाइन में खड़ा हुआ, लेकिन उसका नंबर आने से पहले ही वो मूव कर गया, उसने सर्विस ली ही नहीं, इसको हम रेंजिंग बोलते हैं। और वॉकिंग का मतलब है कि कस्टमर ने डिसाइड किया कि लाइन में लगना ही नहीं है, जब लाइन नहीं होगी मैं तो तब सर्विस लूंगा, तो इसको हम बोलते हैं वॉकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है और काफी ईजी है, आपको इसको याद रखना है, क्यूइंग थ्योरी से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हेल्प बिजनेसेस टू अचीव लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड मार्केट शेयर बाय हैविंग मोर सेटिस्फाइड कस्टमर्स। एंड स्टेटमेंट टू इज काइजेन, a Japanese business philosophy that concerns the processes that continuously improve operations and involve all employees। so बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So right answer of this question will be ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। so देखिए, अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करोगे तो उससे एक बिजनेस लो प्रोडक्शन कॉस्ट को भी अचीव कर सकता है और उसका मार्केट शेयर भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि जो उसके कस्टमर्स हैं वो काफी हैप्पी हो जाएंगे। कस्टमर्स हैप्पी होंगे तो कस्टमर रिटेन होंगे, रिपीटेड परचेज करेंगे, जिससे आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट। और काइजेन हमारी एक बिजनेस फिलोसफी है, जैपनीज बिजनेस फिलोसफी है, जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करती है। काइजेन कहती है कि हमें ऐसी प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है जिनकी हेल्प से हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे और उसमें हमारे सभी इंप्लॉयज जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। काइजेन का बेसिकली मतलब ही यहाँ पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, इसलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो काइजन के बारे में देखिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, काइजन एक जैपनीज टर्म है जिसका मतलब ही है चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर काइजन में फोकस करा जाता है। ये एक जैपनीज फिलोसफी है जो कहती है कि हमें ऐसी प्रोसेसेस को फॉलो करना है जिनकी हेल्प से हम कंटिन्यूअस इंप्रूव करें, राइट। क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस इंप्रूव करते रहेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो इंप्रूवमेंट है वो काफी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो क्या की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं काइजन फिलोसफी के? इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल, कि हमें जो क्वालिटी है उसको अचीव करना, राइट। जस्ट इन टाइम डिलीवरी को इंश्योर करना, स्टैंडर्डाइज वर्क को इंश्योर करना, राइट। जो भी हमारे इक्विपमेंट है उनका एफिशिएंट यूज हो और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एलिमिनेशन, उसकी जो मैनेजमेंट है हमारी प्रॉपर हो सके। तो ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं काइजन को इंप्लीमेंट करने के। Our next question is from the list given below, identify the cyclical theories of retailing। So देखिए, रिटेलिंग की हमारे पास दो तरह की थ्योरीज होती हैं, साइक्लिकल एज वेल एज नॉन साइक्लिकल। तो साइक्लिकल थ्योरीज इनमें से कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी, एनवायरमेंटल इवोल्यूशन थ्योरी, रिटेल अकॉर्डियन थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड रिटेल लाइफ साइकिल थ्योरी। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So the right answer of this particular question will be option number 1, which is ACE only। So देखिए, wheel of retailing theory, रिटेल अकॉर्डियन थ्योरी एंड रिटेल लाइफ साइकिल थ्योरी, ये तीनों ही हमारी साइक्लिकल थ्योरी है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो रिटेलिंग की थ्योरी है इनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, साइक्लिकल थ्योरीज एंड नॉन साइक्लिकल थ्योरीज। तो ये कैटेगराइजेशन देखिए आपको पता होनी चाहिए। साइक्लिकल थ्योरीज में हमारे पास आती हैं व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी, रिटेल अकॉर्डिंग थ्योरी एंड रिटेल लाइफ साइकिल थ्योरी एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड एनवायरमेंटल एवोल्यूशन थ्योरी। ये हमारी नॉन साइक्लिकल थ्योरीज हैं। सो इस कैटेगराइजेशन को आपने याद रखना है। Our next question is, which of the following term related to branding define the qualities and personality of the brand in a customer's mind and help companies to establish the spirit and tone that inform all communications and effectively guide internal cultures। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्रांडिंग से रिलेटेड वो कौन सी टर्म है जो एक पर्टिकुलर ब्रांड की क्वालिटीज और पर्सनैलिटीज को कंज्यूमर्स के माइंड में डिफाइन करने में हेल्प करती है और हमारे ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल कल्चर को भी गाइड करती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ब्रांड इमेज या फिर ब्रांड आइडेंटिटी। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ब्रांड एट्रीब्यूट। ब्रांड एट्रीब्यूट क्या होता है? देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ब्रांड एट्रीब्यूट का मतलब है एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हम ब्रांड एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई सोप है, तो उस सोप के साथ आप फ्रेशनेस को एसोसिएट कर रहे हो, तो वो जो फ्रेशनेस है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेशनेस, इसको हम ब्रांड एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो टर्म्स हैं इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ब्रांड पर्सनैलिटी है, ब्रांड पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? ब्रांड पर्सनैलिटी का मतलब है कि किस तरह से एक कंपनी अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर पा रही है इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, उसे हम बोलेंगे ब्रांड पर्सनैलिटी। राइट। ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज कस्टमर्स के माइंड में होती है, यानी कि कस्टमर्स के माइंड में क्या परसेप्शन है अबाउट ए पर्टिकुलर ब्रांड, उसको हम बोलेंगे ब्रांड इमेज। यानी कि परसेप्शन ऑफ ए कस्टमर अबाउट ए ब्रांड इज नोन एज ब्रांड इमेज। एंड ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब है, ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब है वो सारे फीचर्स जो कंपनी ने जो है वो क्रिएट करे हैं, सो दैट जो कंज्यूमर्स हैं वो ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसका नेम है, उसका कलर है, उसका लोगो है, उसको हम बोलेंगे ब्रांड आइडेंटिटी। तो ये भी बोला जाता है कि जो ब्रांड आइडेंटिटी है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और ब्रांड इमेज हमारी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। राइट, क्योंकि ब्रांड इमेज क्या है, ये कंज्यूमर के माइंड में एक परसेप्शन है। राइट, सो आई होप आपको ये सभी टर्म्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। तो ये ब्रांड एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन है, इनको आप यहाँ से पीडीएफ से पढ़ लेना। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ब्रांड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का। देखिए सवाल है, हमारी असर्शन कह रही है इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट मेक्स ए कस्टमर हैप्पी सो दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मिटिगेट एनी पॉसिबल इश्यूज दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द कस्टमर dissatisfaction before a customer becomes unhappy। और इसका रीजन दिया हुआ है कि happy customers have more tendency to become a repeat customer of the company and spread positive word of mouth about the company's product and services। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। If you will read these statements properly, it will be very easy for you to answer this question। देखो असर्शन हमारी कह रही है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये जाने कि कस्टमर को हैप्पी क्या करता है, कि हमारा जो कस्टमर है वो खुश कैसे होता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो जो भी पॉसिबल इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारा कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाए, जिससे कि वो अनहैप्पी हो जाए, उन सभी पॉसिबल इश्यूज को हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमें इस बात को जानना चाहिए कि कंपनीज को इस बात को जानना चाहिए कि कस्टमर को हैप्पी क्या करता है, कस्टमर को खुश क्या करता है, सो दैट जो भी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन के कॉजेज हैं उनको हम मिटिगेट कर सकें। राइट, और इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी ज्यादा होती है कि वो रिपीट कस्टमर्स बनेंगे, वो प्रोडक्ट्स को बार बार कंपनी से खरीदेंगे, और उनकी जो भी उनका एक्सपीरियंस होगा कंपनी के साथ उसको वो शेयर भी करेंगे दूसरे लोगों के साथ। यानी कि वो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड करेंगे अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कस्टमर जो है वो हैप्पी किस वजह से होता है, और इसलिए जरूरी भी है कि जो भी डिससेटिस्फेक्शन के कॉजेज हैं उनको मिटिगेट करें। इसलिए हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, both the assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion। right answer will be option number 1।
सो व्हाट इज कस्टमर हैप्पीनेस? देखिए, जब भी कोई पर्टिकुलर कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करता है, आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करता है और वो सेटिस्फाई फील करता है, तो उसे हम बोलते हैं कस्टमर हैप्पीनेस। कस्टमर हैप्पीनेस में कम फ्रॉम बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज और इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर सपोर्ट। तो किसी भी तरह से कस्टमर जो है वो हैप्पी हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, सर्विस को यूज कर रहा है और उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, सर्विस अच्छी लग रही है, तो उससे वो खुश हो सकता है। कस्टमर सपोर्ट के साथ उसने इंटरेक्ट किया, उसको अच्छे से वहां पर ट्रीट करा गया, उससे भी कस्टमर खुश हो सकता है, राइट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कस्टमर जो हैप्पीनेस है वो डिटरमाइंड होती है, और इनमें से बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में ही होते हैं। तो एक बिजनेस किस तरह से जो कस्टमर हैप्पीनेस है उसको इंक्रीज कर सकता है? कस्टमर को वैल्यू फील करा करके, उसको अप्रिशिएट करके, राइट। बिजनेस प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंस होकर, यानी कि जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं वो कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करके, इसके अलावा जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको इनोवेट करके, कंज्यूमर एंगेजमेंट को इंप्रूव करके, और इसके साथ ही जो भी इंटरेक्शन हैं आपकी कस्टमर्स के साथ उसको सीमलेस बना करके भी आप कस्टमर को हैप्पी कर सकते हो। सो कस्टमर हैप्पीनेस आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि जो हैप्पी कस्टमर होता है वो रिपीटेड कस्टमर जो है वो कंपनी का बन जाता है और एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड करता है। ठीक है। So in the next question, we have given two statements. हमारी पहली statement है the primary goal of knowledge management is facilitating the connection of staff looking for information or institutional knowledge with the people who have it. और statement 2 हमारी कह रही है with practical knowledge management in place, organizations can spread information and raise the level of expertise held by specific individual or teams to deteriorate the efficiency of their practices. तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जो नॉलेज मैनेजमेंट की हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं उनका जो प्राइमरी गोल है वो है एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, कनेक्शन को फैसिलिटेट करना। जो भी हमारा स्टाफ है जिसे नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उन लोगों के बीच में, उन इंस्टीट्यूशंस के बीच में जिनके पास नॉलेज है, उनके उनके बीच में कनेक्शंस को फैसिलिटेट करना, ताकि हम नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकें। तो बिल्कुल सही बात है, इट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि जब हम नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उससे हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। जो हमारा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है वो इंक्रीज होता है, जो हमारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के पास नॉलेज जो होता है उसका जो एक्सपर्टीज है वो इंक्रीज होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इससे जो हमारी टीम्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिटेरियोरेट नहीं होती है। सो डिटेरियोरेट यहाँ पर जो वर्ड यूज करा गया है ये इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पर इनकरेक्ट कर दे रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। एफिशिएंसी को डिटेरियोरेट नहीं, इंप्रूव करेगी नॉलेज मैनेजमेंट, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट? सो देखिए, नॉलेज मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है, उनकी एम्प्लॉयज को जो भी नॉलेज चाहिए होता है उसको गैदर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और शेयर करता है। यानी कि जो भी हमारा नॉलेज है उसको गैदर करना, शेयर करना और अपने एम्प्लॉयज में इम्पार्ट करना, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। और जो भी नॉलेज हमारे पास आता है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना और एट द टाइम ऑफ नीड उसका यूज करना, इन सभी प्रैक्टिसेस को हम नॉलेज मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। तो नॉलेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी इन फॉर्म of our technical resources, frequently asked questions, training document and people skills. Our next question is consider the following statements and mark the correct one. So देखिए, आपको कुछ statements यहाँ पर दी गई हैं, डिफरेंट कंसेप्ट से ये statements दी गई हैं, आपको बताना है कि correct statements कौन सी हैं। तो इन statements को अच्छे से पढ़ के बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So, देखिए, पहली स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास, डेटा फ्लोस इनटू ए डेटा वेयरहाउस फ्रॉम ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स, रिलेशनल डेटाबेसेस एंड अदर सोर्सेज टिपिकली ऑन ए रेगुलर केडेंस। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, डेटा वेयरहाउस में जो डेटा आता है वो ट्रांजैक्शनल सिस्टम से भी आता है, रिलेशनल डेटाबेस से भी आता है और अदर सोर्सेज से भी आता है और रेगुलर बेसिस पे आता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि डेटा माइनिंग हमारी इन्फॉर्मेशन की एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं इन्फॉर्म डिसीजन के लिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारी, राइट, क्योंकि डेटा माइनिंग हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी इन्फॉर्मेशन की नहीं होती है। डेटा वेयर हाउस इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेटा माइनिंग का मतलब होता है डेटा वेयर हाउस से
इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो इसलिए बी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, द टर्म बिग डेटा हैज बीन क्वाइंड बाय जॉन मैशी, तो बिल्कुल सही बात है। बिग डेटा जो टर्म है इसको जॉन मैशी ने यहाँ पर सबसे पहले क्वाइन करा था। और डॉग लेने गेव थ्री वीज इन कंटेक्स्ट ऑफ बिग डेटा नोन एज वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। तो देखिए डॉग लेने ने यहाँ पर 3 वीज दिए हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ बिग डेटा, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। तो ये भी हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर में हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज A, C and D only. Next question is, according to World Investment Report released by UNCTAD, what is India's position among top recipients of foreign direct investments? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसको रिलीज करता है UNCTAD, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपके ऑप्शन है 5th, 7th, 9th, 11th. सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7th पोजीशन। देखिए हाल ही में यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म हमारी होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको एस्टैब्लिश करा गया था 1964 में। ये भी आपने याद रखना है। और ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रिपोर्ट रिलीज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इसमें बताया गया कि इंडिया की 7th पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपने याद रखना है, ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जून 2022 में यूएनसीटीएडी ने अनाउंस करी थी अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये रिपोर्ट बताती है कि जो एफडीआई इनफ्लोज हैं इंडिया में वो रिड्यूस हुए हैं। यूएसडी 45 बिलियन रहे हैं ये 2021 में एज कंपेयर टू 64 बिलियन इन 2020। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2021 में एज कंपेयर टू 2020 जो एफडीआई इनफ्लोज हैं टू इंडिया ये कम हुए हैं। राइट, टॉप पोजीशन पे कौन है? तो टॉप पोजीशन में यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पोजीशन पे है चाइना है, और थर्ड पोजीशन पे है हांगकांग। तो ये टॉप 3 पोजीशन जो है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यूएसए 1 पे, चाइना 2 पे, हांगकांग 3 पे और इंडिया की पोजीशन है 7th। और ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उसमें सिर्फ इंडिया ही है जिसने एफडीआई इनफ्लोज में डिक्लाइन जो है वो विटनेस किया है। Our next question is, arrange the following elements of business plan as shown in the presented plan. तो यहाँ पर आपको elements business plan के दिए हुए हैं, executive summary, operational plan, management plan, financial plan and market plan। आपको इनको sequence में लगाना है प्रेजेंटेड प्लान की फॉर्म में, यानी कि जब आपने बिजनेस प्लान है, एक प्लान आपने बना लिया, तो उस प्लान के बनाने के बाद जब आप उस प्लान को प्रेजेंट करोगे तो उसमें जो आपके जो एलिमेंट्स है बिजनेस प्लान के उनकी सीक्वेंस क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज AEBCD। सबसे पहले आएगी हमारी एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी के बाद मार्केट प्लान, देन ऑपरेशनल प्लान, देन मैनेजमेंट प्लान एंड मार्केट एंड फाइनेंशियल प्लान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस प्लान के। तो देखिए एलिमेंट्स तो काफी सिंपल हैं, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस बारे में है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा, और ये है एग्जीक्यूटिव समरी से रिलेटेड। सो देखिए जब भी हम बिजनेस प्लान के फॉर्मेट की बात करते हैं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बिजनेस प्लान का फॉर्मेट, राइट, तो बिजनेस प्लान का जो फॉर्मेट होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो सबसे पहले लिखी जाती है, सबसे टॉप पे आपको एग्जीक्यूटिव समरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजनेस प्लान बनाने की प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो सबसे एंड में आती है। राइट, जब भी आप बिजनेस प्लान बनाने बैठोगे तो जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो लिखोगे आप सबसे एंड में, लेकिन उसको प्रेजेंट करोगे सबसे पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। तो फॉर्मेट में फिर हमें एग्जीक्यूटिव समरी कहां देखने को मिलती है? सबसे पहले नंबर पे देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसको लिखते कब हैं? सबसे एंड में लिखते हैं, लेकिन दिखाते सबसे पहले हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था? प्रेजेंटेड फॉर्म में। तो जब आप प्रेजेंट करते हो बिजनेस प्लान तो एग्जीक्यूटिव समरी आपके टॉप पे होती है, राइट। लेकिन जब आप बना रहे होते हैं बिजनेस प्लान को तो एग्जीक्यूटिव समरी लिखी जाती है सबसे एंड में, लेकिन उसको प्रेजेंट करा जाता है सबसे पहले। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपने यहाँ पर याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। कुछ स्कॉलर्स के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका व्यू दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का। एडम स्मिथ, जोसेफ कंपीटर, पीटर एफ ड्रकर, रिचर्ड कैंटलन, तो इनके क्या व्यूज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, इसको आपको यहाँ पर मैच करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी एंड 4 के साथ डी। तो यहाँ पर सामने ही सबको दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है एंटरप्रेन्योर इज ए प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट। सो एडम स्मिथ ने कहा था कि एंटरप्रेन्योर जो है एक प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर एक सप्लायर होता है कैपिटल का इन एन इकोनॉमी। इसके अलावा जोसेफ कंप्यूटर ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक थ्योरी ऑफ बिजनेस है, तो ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है वो चेंज को सर्च करता है, उस चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, जो भी अपॉर्चुनिटी उसे दिखती है उसे फिर वो एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो ये यहाँ पर कहा था पीटर फिटरकर ने, और इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक चेंज एजेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा रिचर्ड कैंटलो ने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसे पता है, उसे अपना रिस्क तो पता है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो अनसर्टेन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नोन है लेकिन इनकम जो है वो अननोन है। तो ये कहा था रिचर्ड कैंटलो ने। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्कॉलर ने क्या कहा है अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Our next question is an entrepreneur who explores the opportunity to set up his or her business, completes the necessary formalities of getting statutory permissions, power connections, pollution control clearance, arrange capital, making payment of wages and supply necessary technical know-how is called। तो वो कौन सा entrepreneur है जो अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए जितनी भी स्टेटूटरी परमिशंस लेनी होती हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, उनको करता है, कैपिटल को अरेंज करता है, पोल्यूशन क्लियरेंस लेता है। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन सा entrepreneur करता है? आपके ऑप्शन है बिजनेस entrepreneur, ट्रेडिंग entrepreneur, industrial entrepreneur या फिर corporate entrepreneur. What will be the right answer of this question? So the right answer of this question will be option number 3, which is known as industrial entrepreneur. So ऐसा entrepreneur जो जितनी भी formalities होती हैं कि बिजनेस को सेटअप करने की, एक यूनिट को सेटअप करने की, जिसके लिए जितनी भी स्टेटरी परमिशंस लेनी होती हैं, जैसे कि पावर कनेक्शन लेना, पोल्यूशन क्लियरेंस लेना, कैपिटल को अरेंज करना, वेजेस की पेमेंट करना, ये सारी एक्टिविटीज को खुद करता है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। सो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की जो यहाँ पर ऑप्शंस में मेंशन है। देखिए सबसे पहले है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। सो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक आइडिया को जनरेट करते हैं, उस आइडिया को जनरेट करने के बाद वो उस आइडिया को कन्वर्ट करते हैं इन द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इसके बाद है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। सो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। इस तरह का एंटरप्रेन्योर जो गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज को करेगा, यानी कि सिर्फ बाइंग और सेलिंग को करेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर जो अपनी खुद की इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करेगा, उसके लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी करेगा, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। राइट। इसके अलावा है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। सो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें दिखाएगा इन मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेट। तो जितनी भी हमें एक्टिविटीज करनी होती हैं एक कॉर्पोरेट यूनिट में, एक कंपनी में, उनमें जब कोई नई इनोवेशन लेकर के आएगा कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट कह रही है मैनी स्टडीज हैव शोन दैट इट इज द एक्सपोजर टू द न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन विच लीड्स टू क्रिएट अ न्यू वेंचर। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है अकॉर्डिंग टू थॉमस Cochrane, some religions have basic beliefs to earn and acquire money and some have less of it which affects entrepreneurship। So आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
So, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका गिफ्ट कार्ड वाला क्वेश्चन। तो जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया है उसको मिलेगा ये गिफ्ट कार्ड। विनर का पता आपको चलेगा कल एव स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट दी गई थी। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि बहुत सारी स्टडीज ने ये बताया है कि जब हमें एक्सपोजर मिलता है किसी नए आइडिया का, नई अपॉर्चुनिटीज का, तो उससे क्रिएटिविटी आती है, उससे इनोवेशन आती है और जिसकी वजह से नए वेंचर्स बनते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप आती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमारी एक्सपोजर थ्योरी है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि थॉमस कोकरन ने कहा है कि कुछ रिलीजन्स में ये बिलीफ होता है कि हमें मनी अर्न करनी चाहिए और कुछ में होता है कि मनी अर्न नहीं करनी चाहिए और ये चीज एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये मैक्स वेबर ने दी है। इस तरह की बात मैक्स वेबर ने करी थी, ना कि थॉमस कोकरन ने। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। So, देखो अगर मैं बात करूं मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ की, सो मैक्स वेबर ने कहा था कि जो रिलीजन होता है उस रिलीजन का लार्ज इंपैक्ट होता है ऑन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। राइट, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर रिलीजन का काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है, ये मैक्स वेबर ने कहा था। क्योंकि कुछ रिलीजन्स में ये बिलीफ होता है कि मनी अर्न करनी चाहिए और कुछ में बिलीफ होता है कि मनी अर्न नहीं करनी चाहिए, और ये चीज एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करती है। और इस चीज को रिजेक्ट भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने बाद में करा था। तो ये चीज जो है वो मैक्स वेबर ने कही थी, थॉमस कोकरन ने नहीं करी थी। तो मैक्स वेबर की जो थ्योरी है ये कहती है कि रिलीजन का इंपैक्ट होता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये आपने याद रखना है। और एक्सपोजर थ्योरी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की कहती है कि बहुत सारी स्टडीज ने ये बताया है कि अगर हमें एक्सपोजर मिलता है नए आइडियाज का, अपॉर्चुनिटीज का, तो उससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन इंप्रूव होती है, जिसकी हेल्प से नए वेंचर्स जो है वो एक इकोनॉमी में क्रिएट होते हैं। Our next question is from the list given below. Identify the stimulating roles of entrepreneurship development programs. तो आपको entrepreneurship development programs के stimulating roles को यहाँ पर identify करके बताना है। आपको 5 statements दी गई हैं। अच्छे से इन statements को पढ़िए और बताइए क्या होगा इस question का right answer। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलेटिंग रोल्स क्या होते हैं। देखिए स्टिमुलेटिंग रोल्स का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, यानी कि मोटिवेट करना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हमारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। स्टिमुलेटिंग रोल्स होते हैं, सपोर्टिव रोल्स होते हैं। तो स्टिमुलेटिंग रोल्स का मतलब है, स्टिमुलेटिंग रोल्स का मतलब है कि हमें मोटिवेट करना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ऐसे कौन से रोल्स इन स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं जो आपको लग रहा है कि मोटिवेट करने से रिलेटेड है? तो ये सबसे पहले है इनक्यूबेशन सपोर्ट। सो इनक्यूबेशन सपोर्ट ये सपोर्टिंग रोल है, ना कि स्टिमुलेटिंग रोल। इनक्यूबेशन सपोर्ट तो आप तब देंगे ना जब कोई रेडी होगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। राइट, तो जब रेडी ही नहीं होगा तो आप उसको इंक्यूबेशन सपोर्ट क्या देंगे? इसके बाद है टीम बिल्डिंग एंड टीम डेवलपमेंट। टीम भी तभी डेवलप होगी जब कोई रेडी होगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो इस स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। मोटिवेशनल ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग ए प्रॉपर एटीट्यूड। सो यस, मोटिवेशनल ट्रेनिंग ये हमारे एक स्टिमुलेटिंग रोल है। राइट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इनकलकेट करना, तो ये भी हमारा एक स्टिमुलेटिंग रोल है। राइट, इससे भी एक पर्सन रेडी होता है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। प्रमोट्स एंड रिफॉर्म्स एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड वैल्यूज। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरियल जो वैल्यूज बिहेवियर है उनको प्रमोट करना, तो ये भी एक स्टिमुलेटिंग रोल है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज सी डी ई ओनली। तो ये देखिए हमारे सारे ही स्टिमुलेटिंग रोल्स यहाँ पर मेंशन है। डेवलपिंग मैनेजरल, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग स्किल्स डेवलप करना, ये एक स्टिमुलेटिंग रोल है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इनकलकेट करना, ये भी हमारा एक स्टिमुलेटिंग रोल है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड वैल्यूज को प्रमोट करना, रिफॉर्म करना, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना। राइट, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करना लोगों में टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, और एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर मोटिव है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड करके। तो ये सारे हमारे क्या हैं? स्टिमुलेटिंग रोल हैं, जिनमें हम एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को मोटिवेट करते हैं टू बी एन एंटरप्रेन्योर। Next question is Women Entrepreneurship Platform launched by Niti Aayog in the year of 2017 built on which of the following three principles? So देखिए WEP यानी कि Women Entrepreneurship Platform, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2017 में, और ये तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर, तीन पिलर्स के ऊपर बिल्ड करा गया है। तो वो तीन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन सबको दिए गए हैं, नारी शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति एंड दिव्य शक्ति। सो बताइए कौन से थ्री पिलर्स हैं नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के?
So, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज बी सी डी ओनली। देखिए नारी शक्ति नहीं आएगा और दिव्य शक्ति नहीं आएगा। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड कर्म शक्ति, ये तीनों ही पिलर्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने याद रखना है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा गया था एट द 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट इन द ईयर ऑफ 2017, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को बिल्ड करा गया है ऑन 3 पिलर्स, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड कर्म शक्ति। तो देखिए ये भी एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले क्या करना है, इच्छा शक्ति यानी कि मोटिवेट करना है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को टू स्टार्ट देयर बिजनेस, राइट। यानी कि उनमें एक इच्छा तो हो, एक डिजायर तो हो टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो अगर किसी में इच्छा है, डिजायर है टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उसको हमें किस तरह से सप्लीमेंट करना है, उसको हम सप्लीमेंट करेंगे ज्ञान से, यानी कि नॉलेज से। सो ज्ञान शक्ति का मतलब है कि हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे टू द वुमेन्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर बन पाए उसके लिए हम उनको सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो जब उनमें एक डिजायर भी आ गया, उनमें नॉलेज भी आ गया है एंटरप्रेन्योरशिप का, नाउ कर्म शक्ति, जब वो रियली बिजनेस को करना स्टार्ट करेंगी, जब वुमेन रियली बिजनेस को करना स्टार्ट करेंगी, तो उस टाइम पर हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन सेटअप देयर बिजनेस एंड इन स्केलिंग अप देयर बिजनेस। अगर उन्होंने बिजनेस को सेटअप कर लिया है तो किस तरह से उसको प्रमोट करना है, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, फंड्स को रेज कैसे करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज करी जाएंगी कर्म शक्ति में। ठीक है, तो याद रखना है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड कर्म शक्ति। Next question is with reference to the MSME Sustainable Z certification scheme, which of the following statements are correct? So MSME की जो Sustainable Z certification scheme है, उससे कौन कौन सी statements, उससे रिलेटेड कौन सी statement correct है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इन statements को अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, अंडर दिस स्कीम एमएसएमईज विल बी मोटिवेटेड टू इंसेंटिवाइज्ड फॉर जेड सर्टिफिकेशन। तो बिल्कुल सही बात है, इस पर्टिकुलर स्कीम में जो एमएसएमईज हैं उनको मोटिवेट करा जाएगा कि वो जेड सर्टिफिकेशन को लें। जेड का मतलब होता है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करी जाती है जो ये बताती है कि जो एमएसएमई है, पर्टिकुलर एमएसएमई है, वो जीरो डिफेक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। बी स्टेटमेंट कह रही है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को 2020 में लॉन्च करा गया था कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर। तो देखिए स्टेटमेंट हमारी गलत है। 50% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी टू द स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। जेड रेटिंग जो है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए ओनली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज ए ओनली। So, देखिए ये जो स्कीम है एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, इसको 2022 में लॉन्च करा गया है, ना कि कोविड-19 पेंडेमिक 2020 के टाइम पे। ठीक है, सो नारायण राणे, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च करा था ऑन 28 अप्रैल 2022। तो ये पर्टिकुलर चीज आपने याद रखनी है और नाम भी आपने याद रखना है ऑफ द यूनियन मिनिस्टर फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो भी यहाँ पर जो जेड सर्टिफिकेशन है, इसके लिए एक जेड रेटिंग प्रोवाइड करी जाएगी एमएसएमईस को, और ये जो रेटिंग होगी ये वैलिड होगी 4 इयर्स के लिए, ना कि 5 इयर्स के लिए। और एमएसएमईस को सब्सिडीज भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी जेड सर्टिफिकेशन एक्वायर करने के लिए। और इसमें जो सब्सिडी का यहाँ पर क्राइटेरिया है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है 60%, माइक्रो के लिए है 80% और मीडियम एंटरप्राइज के लिए है 50%। क्वेश्चन में हमारा दिया गया था कि 50% है स्मॉल के लिए, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत थी। तो इसलिए आपने याद रखना है स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 60% है, माइक्रो के लिए 80 है और मीडियम के लिए 50 है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। Next question is the broad personality traits described by बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल आर। तो देखिए हम पर्सनैलिटी की हमारी एक थ्योरी है, एक मॉडल है जिसको हम बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल बोलते हैं। आपको बताना है उसमें कौन कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब करा गया है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, ओपननेस, कंसेशियसनेस एंड सिंसियरिटी। तो
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज ए बी सी डी ओनली। सिंसियरिटी देखिए इसमें नहीं आएगा, बाकी चारों ही यहाँ पर बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल में पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए गए हैं। सो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल की बात हम करें तो इसमें 5 तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करी गई है और इन 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम याद रखते हैं एक वर्ड ओशियन से। तो इस वर्ड को याद रखिएगा ओशियन, इसकी हेल्प से आप इन पांचों पर्सनैलिटी ट्रेट्स को याद रख सकते हैं। ओ से ओपननेस, सी से कंसाइशियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड एन से न्यूरोटिसिज्म। राइट, तो इस चीज को आपने याद रखना है, पांचों पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको पता होने चाहिए। Our last question for the day is, according to the psychoanalytical theory of Sigmund Freud, Dash operates based on the reality principle which strives to satisfy desires in a realistic and socially appropriate ways. So देखिए psychoanalytical theory एक दी सिगमंड फ्रॉइड ने, इन्होंने कहा कि हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा ऐसा है जो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है और हमारे डिजायर्स को पूरा करने में हेल्प करता है इन रियलिस्टिक एंड सोशली एप्रोप्रिएट वेज। तो वो कौन सा है, ईड, ईगो, सुपर ईगो या फिर पीनल ग्लैंड? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ईगो। ईगो हमारे माइंड का वो पार्ट होता है जो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, इड, सुपर ईगो एंड ईगो। इड पार्ट जो है ये कहता है कि जितने भी हमारे डिजायर हैं उन्हें हमें पूरा कर लेना चाहिए। ये पार्ट हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जाता है, यानी कि हमारे हर डिजायर को पूरा करने के लिए इड पार्ट हमें कहेगा। सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है, और ईगो इन दोनों के बीच का मामला है, यानी कि ये कॉम्प्रोमाइज दोनों में कराएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लो आपको पढ़ना है, लेकिन जो इड पार्ट है आपका वो कहेगा कि चलो कोई ना कोई मूवी देख लेते हैं। तो इड पार्ट क्या कहेगा, इड पार्ट कहेगा कि मूवी देख लो, पढ़ने रहने दो, क्योंकि जो इड पार्ट है ये आपको प्लेजर की तरफ लेकर के जाएगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेकर जाएगा और पेन को अवॉइड करेगा। सुपर ईगो कहेगा कि बिल्कुल मूवी नहीं देखनी है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही है। जो ईगो है इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराएगा, जो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा। ईगो जो पार्ट है ये कहेगा कि पहले पढ़ लो, 3-4 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आधा घंटा सिर्फ मूवी देख लेंगे। तो जो ईगो पार्ट है ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है और सोशली एप्रोप्रिएट वे में हमारे डिजायर को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। तो ईड हमें किसकी तरफ लेके जाएगा, डिजायर की तरफ। सुपर ईगो कहेगा कि डिजायर को बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ काम करना है, और इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराएगा ईगो। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जाम। आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस एग्जाम के लिए हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।